ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज से हम क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और फिजिक्स में सबसे पहले हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम स्टार्ट करते हैं। आप लगातार इसके नोट्स बनाते चलना, मैं आपको सिलेबस बताता रहूँगा साथ के साथ कि आज इतना करना है वीडियो में से और आज इतना करना है। डेली आपको काम मिलता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहना, पढ़ते रहना बुक को। तो इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले हमको चार्ज के बारे में पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चार्ज के कारण ही आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपके चलते हैं और तब जाके आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, या फिर हम बोलते हैं नॉर्मली कि हमारे चार्जेस चलते हैं तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये चार्ज क्या चीज है ये हमको देखना है। तो इसको प्रॉपर तरीके से बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। नॉर्मली इसको चार्ज भी बोल ही देते हैं हम। तो चार्ज क्या होता है? तो ये एक मटेरियल है हमारे पास, कोई भी मटेरियल, उस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये वाला जो मटेरियल है दूसरे ऐसे ही मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या फिर उसको रिपेल कर सकता है। उस प्रॉपर्टी को, उस मटेरियल के ऊपर जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। दो टाइप की चीजें हमको देखने को मिलती है, अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्शन भी आपको देखने को मिलती है। तो दो टाइप के चार्जेस आपके होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगी। और यहां भी लाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा? आपके रिपल्शन ही यहां पे होने वाली है। और अगर मैं अनलाइक चार्जेस की बात करूंगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, तो यहां होती है आपकी अट्रैक्शन। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार डेफिनेशन बताना चाहता हूं। तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से आपका जो चार्ज है वो दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल के पास फोर्स लगा सकता है। वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है। और इसी फोर्स के कारण क्या बनने वाला, इसी चार्ज के कारण अगर ये चार्ज चलेगा तो आपका क्या बनने वाला है? तो आपका मैग्नेटिज्म बनने वाला है, या फिर करंट बनने वाला है। हम बोलेंगे करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट आपका। और जब करंट बनता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ जाती है उस वायर में। जिस वायर में करंट चलता है उस वायर के आसपास आपका मैग्नेट की तरह वो वायर काम करने लग जाती है। तो इलेक्ट्रिक फिनोमिना, इलेक्ट्रिसिटी वाले फिनोमिना और मैग्नेटिक फिनोमिना आपका चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज शो कर सकता है। तो मैं डेफिनेशन बनाने के लिए यही लाइन यूज करता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी of a material due to which the material shows electrical and magnetic properties। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हुई इलेक्ट्रिक। अब इस चार्ज को मापने की बात कर लेते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, हम उसको मापते जरूर हैं कि वो क्वांटिटी है कितनी हमारी। तो इसको मापने के लिए एक यूनिट की भी जरूरत पड़ती है हमको। तो इस चार्ज को मैं Q से डिनोट करता हूं, कैपिटल Q से या स्मॉल q से, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। नॉर्मली मैं कैपिटल Q यूज कर लेता हूं। तो कैपिटल Q से इसको हम डिनोट करेंगे। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। और इस कूलम को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, स्मॉल c से नहीं, कैपिटल C से इसको हम डिनोट करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 5 कूलम चार्ज। ऐसा नहीं लिखना है आपको 5 कूलम चार्ज, ये गलत तरीका है। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था और साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए हम कैपिटल ही यूज करते हैं। तो इसकी जो यूनिट है वो होगी कूलम, और इसको कूलम को हम C से डिनोट करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं ये कैसी क्वांटिटी, इसका नेचर कैसा है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी।
स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करी। अब हम बात करेंगे करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की, क्योंकि जब चार्ज मूव करेगा तभी आपका करंट बनने वाला है, तभी हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, आई से हम इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो होगा क्या है, इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए हमने चार्ज की ही हेल्प ली हुई है। तो एक वायर बनाता हूं मैं, यहां बना लेते हैं, ये एक वायर है और इस वायर में आपके चार्जेस चल रहे हैं। चार्जेस जब भी मैं बात करूंगा तो आप नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को समझ लेना, इलेक्ट्रॉन आपके चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉर्मली चलने वाला काम जो है वो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन समझ लेना जब भी मैं चार्जेस की बात करता हूं, मूव करवाने की बात करता हूं, तो चार्जेस हैं यहाँ पे और वो मूव करते हैं। अब चार्जेस ऐसे ही तो मूव नहीं करेंगे, चार्जेस को मूव करवाने के लिए या फिर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो करंट चलवाने के लिए आपको एक बैटरी की जरूरत पड़ती है। तो एक बैटरी भी बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये कोई यहाँ पे एक सेल मैंने लगा लिया, इस तरीके का आपने देखा होगा सेल होता है आपके पास, एक तरफ आपका पॉजिटिव लिखा होता है, एक तरफ आपका नेगेटिव लिखा होता है। तो ये आपका एक सेल है। जब बहुत सारे सेल्स को आप जोड़ते हो तो आपकी एक बैटरी बन जाती है। ये आपका एक सेल है और ये सेल ही आपका करंट प्रोवाइड करने का काम करता है। इसी में कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सेल या बैटरी ऐसा काम करती है, वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देती है हमको कि सेल चार्ज प्रोवाइड कर देगी और वो चार्ज आपके वायर में चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो पहले ही हमारे पास पड़े हैं, हमारे पास कंडक्टर होते हैं जिनमें करंट चलता है, इंसुलेटर में करंट नहीं चलता है। तो कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस तो पहले ही बहुत सारे पड़े हैं और उन चार्जेस को चलवाने के लिए हमको एक सेल की या बैटरी की जरूरत होती है और ये हमने लगा ली। अब ये चार्ज चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे आपके, ई से डिनोट कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब चार्ज का चलना। तो यहाँ पे जितने भी चार्ज पार्टिकल्स थे सब ने चलना स्टार्ट कर दिया। और हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूं। जैसे ये वायर है ना, इस वायर पे एक एरिया मैंने नोट कर लिया कि ये वाला एरिया यहाँ पे। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से चार्जेस निकल रहे हैं, लगातार निकल रहे हैं। तो टी टाइम हो गया हमको, तो टी सेकंड्स हो चुके और टी सेकंड में यहां से हमने देखा कि कितना चार्ज निकल गया। तो हमने देखा यहां से क्यू कूलम चार्ज निकल गया, यहां से क्यू कूलम चार्ज निकल चुका है। तो टी सेकंड में अगर क्यू कूलम निकल गया है तो एक सेकंड में कितना निकल गया होगा, क्यू अपॉन टी कूलम, इतना सारा चार्ज निकल गया होगा ना। और एक सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना चार्ज पास हो जाता है उसी चार्ज को हम बोलते हैं करंट, और उस वायर में उतना सारा करंट चलता है, वही करंट हमारा चल रहा है। तो मैंने देखा यहां पे एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से यहां से कितना चार्ज पास हो गया एक तरफ। तो हमने देखा कि चार्ज पास हो गया आपका Q बाय टी कूलम्स, इतने कूलम्स पास हो गए। और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसी टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बन गया हमारा आई। ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करूं इसको तो लिख सकता हूं करंट इज द कूलम्स, या फिर करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। तो ये हमारी डेफिनेशन बनी, इसको भी लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट is the amount of charge या amount of coulombs, amount of charge passing through
A cross section area in unit time। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज यहां से पास हो गया। अगर फॉर्मूला देखें तो अभी अभी बताया था मैंने, Q को T से डिवाइड करो, आपका करंट निकल आता था। तो Q बाय T ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला। ओके, अब मापने की बात करते हैं, करंट को भी मेजर करना होता है हमको। तो इसकी जो यूनिट है हम इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं, कोई भी यूनिट आपकी फॉर्मूले से बन जाती है। तो Q मतलब कूलम्स को, तो कूलम को चार्ज को आप किसमें नापते हो, कूलम में। तो कूलम डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की जो एसआई यूनिट है वो होती है सेकंड। तो कूलम बाय सेकंड, तो इसका मतलब कूलम पर सेकंड। तो ये हमारी यूनिट बन चुकी है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, कूलम पर सेकंड। और ये कूलम पर सेकंड या फिर आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इतनी बार यूज होता है फिजिक्स में, बहुत ही बार बार आने वाला है। तो इसके लिए हमने एक जर्नलाइज कर दिया है, कूलम पर सेकंड को हमने एम्पियर बोल दिया, एम्पियर। और एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। तो अब मैं बोल सकता हूं करंट की जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम होता है हमारा एक। तो एसआई सिस्टम में हर एक चीज, हर एक क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट हम लेते हैं। और भी बहुत सारे सिस्टम है, अलग अलग देश अलग अलग सिस्टम यूज करता था पहले। तो अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग कंट्रीज अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम के अंदर हम सारे के सारे देश जो भी हैं, कंट्रीज हैं, वो एक तरह की यूनिट ही यूज करते हैं सभी क्वांटिटीज के लिए। तो एसआई सिस्टम के अंदर करंट को हम एम्पियर से लिखते हैं, और एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम था। साइंटिस्ट के नाम से जो भी यूनिट बनेगी वो कैपिटल से ही आपको शो करनी होती है। तो ये हमारा करंट हो गया। अगर अब मैं बात करता हूं इसके नेचर की, तो इसका नेचर भी कैसा होता है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। ठीक है, क्या इसकी डायरेक्शन नहीं होती, तो यहां से तो पता चल रहा है नहीं होती, लेकिन आगे हम देखेंगे करंट की भी एक डायरेक्शन है। चार्जेस आपके चलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज किसी और डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव चार्ज किसी और डायरेक्शन में जाता है। तो हमको करंट की डायरेक्शन भी लेनी पड़ी, लेकिन डायरेक्शन होने के साथ साथ भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे अच्छे तरीके से कैसे होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि करंट हमारा चल पड़ा, तो करंट कहां चलेगा, देखते हैं। एक पाथ तो बनेगा ना करंट के चलने के लिए। स्टार्टिंग में थोड़ी टर्मिनोलॉजी आप समझ जाना कि किस किस क्या क्या डेफिनेशंस हैं, करंट क्या होता है, आपका चार्ज क्या होता है। अभी सर्किट पढ़ने वाले हम, सर्किट क्या होता है। और करंट क्या आ गया था हमारा, करंट आ गया था Q बाई टी, ये फॉर्मूला आ चुका था। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि एक एम्पियर करंट को डिफाइन करना है। तो डिफाइन, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। डिफाइन 1 एम्पियर, एक एम्पियर को डिफाइन करना है आपका। तो देखो यहाँ पे एक एम्पियर बनाने के लिए यहां भी 1 होना चाहिए, यहां भी 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी वायर के एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा हो, यहां से पास हो रहा है, तो मैं नॉर्मली बोल सकता हूं कि उस वायर में कितना करंट है आपका, 1 एम्पियर करंट है। जब इस वायर में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो जाएगा, तो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हुआ, तो 1/1 Q बाई टी फॉर्मूला है। तो 1/1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो 1 आ जाएगा यहां से। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, इसका आंसर आप लिखने वाले हो कि 1 एम्पियर, या फिर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a cross sectional area in 1 second
then the current is said to be 1 एम्पियर। तो ये हमारा 1 एम्पियर करंट बन जाएगा यहां से। तो अब चलते हैं हमारे अगली टर्म की तरफ, जो भी था इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमको देखना है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो जब हमारा करंट चलता है तो करंट के चलने का एक पाथ होता है, उस पाथ को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने लगाई बैटरी, ये सेल है मेरा, बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन से एक बैटरी बनती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव, और यहां पे मैंने एक स्विच लगा दिया। ये एक स्विच है और इस स्विच के साथ ऐसे वायर्स को जोड़ के यहां पे एक लगा दिया मैंने बल्ब। ओके, अब इस बल्ब के अंदर या फिर इन वायर के अंदर आपके चार्जेस तो पड़े ही हैं पहले ही, और इस बैटरी ने क्या काम करवा दिया कि इसके अंदर जो चार्जेस पड़े थे, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं तो यहां से आपके चार्जेस जाएंगे ऐसे, और ये चार्जेस आपके वापस बैटरी में, और यहां पे ऐसे मूव करते रहेंगे लगातार। तो ये एक पाथ है करंट के फ्लो होने का। इसी पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज द path in which electrons from a battery, बैटरी के बजाय एक बेटर वर्ड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि सोर्स, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज जैसे बैटरी का काम होता है वोल्टेज प्रोवाइड करना, तो वोल्टेज का सोर्स कुछ भी हो सकता है आपका, सिर्फ बैटरी ही ऐसी नहीं है जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स को चलवाने में हेल्प करती है या फिर करंट को चलवाने में हेल्प करती है, और भी चीजें हैं। आपको सिर्फ एक वोल्टेज का सोर्स लेना होता है, तो वोल्टेज सोर्स आप यहां पे लिख सकते हो। लेकिन इसके बारे में हमने अभी ज्यादा पढ़ा नहीं है, इसीलिए हम बैटरी ही वर्ड यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए बैटरी फ्लोज। ठीक है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट को हमको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना होता है, दिखाना होता है। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, या फिर नॉर्मली सर्किट डायग्राम उसको हम बोलते हैं। तो सर्किट डायग्राम क्या हुआ? सर्किट डायग्राम इज द graphical representation of an electric सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पाथ है ना, हमने अभी पाथ पढ़ा था, पाथ के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एक बैटरी से कंडक्टर के अंदर, बल्ब के अंदर, पंखे के अंदर, वापस फिर बैटरी की तरफ आ रही हैं। वो पूरा का पूरा एक पाथ बन रहा है जिसको हमने इलेक्ट्रिक सर्किट नाम दिया है, और उस इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने एक डायग्राम में दिखाना है, अभी रिप्रेजेंट करना है। वो जो डायग्राम होगा उस डायग्राम को हम क्या बोल रहे हैं? सर्किट डायग्राम बोलते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात है, जब आप सर्किट डायग्राम बनाते हो तो ऐसे आप बैटरी या फिर ऐसे बल्ब को शो नहीं करते हो इस तरीके से, आप इनके कंपोनेंट, आप इनके सिंबल्स यूज करते हो। बैटरी के लिए हमने एक सिंबल बनाया हुआ है, स्विच के लिए भी हमारे पास एक सिंबल है, जो वायर्स होती हैं उन वायर को दिखाने के लिए भी हमारे पास सिंबल्स होते हैं, बल्ब को दिखाने के लिए अलग सिंबल है, ऐसी इसी तरीके से। तो इसी डेफिनेशन में हम ये चीज भी ऐड कर लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग
सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल को यूज करके। तो अब मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स बता देता हूं, कुछ कंपोनेंट्स के सिंबल बताता हूं। थोड़े से ही बताने वाला हूं क्योंकि जैसे जैसे वो कंपोनेंट्स आते जाएंगे साथ के साथ ही मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि अभी हमने पढ़े ही नहीं है वो। तो जितने जितने पढ़ लिए हमने थोड़े बहुत, उनके बारे में हम देखते हैं और फिर उनकी हेल्प से एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, ये एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला सिंबल एक एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन इस तरीके से। ये तो है आपके वायर्स, और वायर के बीच में हमने एक बैटरी लगा दी है। तो ये सिंबल एक सेल का है फिलहाल। और मैंने आपको बताया था सेल को अगर जोड़ देंगे, बहुत सारे सेल्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, तो बहुत सारे सेल्स को मैंने जोड़ दिया आपस में। तो ये सिंबल किसका बन गया? एक बैटरी का सिंबल बन गया ये हमारा। इसी तरीके से अगर मैं बल्ब की बात करता हूं, तो इस तरीके से एक बल्ब का सिंबल होता है हमारा। ये बल्ब का सिंबल है। आप यहां पे एक सर्कल भी लगा सकते हो, लगाना चाहो तो आप। अगर मैं स्विच की बात करूंगा, तो या तो स्विच आपका ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं स्विच के साथ, तो दो ही सिंबल आपके बनने वाले हैं। तो एक तो है ये सिंबल हमारा, और एक है ये सिंबल। दो सिंबल हैं आपके स्विच के लिए। और ये दोनों क्या क्या बता रहे हैं आपको? देखो, ये वाला आप अपनी तरफ से कॉमन सेंस लगा के देख सकते हो कि यहां तो करंट नहीं चलेगा, कनेक्शन ही टूट गया, बीच में कोई वायर ही कनेक्ट नहीं है। तो ये वाला जो है वो ऑफ की सिचुएशन है, ऑफ की। इसको हम बोलते हैं ओपन है। हमारा जो सर्किट है ना, जो अभी हम सर्किट डायग्राम बनाने वाले हैं, अगर उसमें आपको ऐसा कोई सिंबल दिख जाए स्विच का, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ओपन है। ये स्विच ओपन का सिंबल है, ओपन स्विच। और ये होता है क्लोज्ड स्विच। ओपन स्विच का मतलब होता है ऑफ की सिचुएशन। हमारा बटन जो है, हमारा जो स्विच है वो ऑफ है, और क्लोज है तो करंट चलेगा ना, और करंट चलेगा तो मतलब ऑन की सिचुएशन है। ओके, तो अभी हम ऑन ऑफ वर्ड ना यूज करके मैं ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट बोलूंगा। जब मैं बोलता हूं कि आपका सर्किट ओपन है, इसका मतलब समझ जाना कि करंट नहीं चल रहा। अगर मैंने बोला कि आपका जो सर्किट है वो क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज होने का मतलब आपका स्विच जो है वो ऑन पोजीशन में है, करंट चल रहा होगा उस टाइम पे। तो ये कुछ सिंबल्स हैं। एक हम करते हैं वायर्स का, कनेक्टिंग वायर। ये सिंबल होते हैं कनेक्टिंग वायर्स के। सिंपल एक लाइन लगाई, कनेक्टिंग वायर को ये शो कर रहा है। ओके, तो मुझे लग रहा है हमारे डायग्राम बनाने के लिए काफी हैं ये चीजें। बाकी जो आते रहेंगे साथ के साथ हम करते रहेंगे। ओके, अब एक डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं, सर्किट डायग्राम आपको। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है शायद ऐसा कुछ, कि कुछ कंपोनेंट आपको दिए गए हैं और वो कंपोनेंट का यूज करके आपको एक डायग्राम बनाना है। तो एक हम ले लेते हैं बैटरी, एक स्विच, एक मैंने ले लिया बल्ब, कनेक्टिंग वायर, तो
इन सब का यूज करके हमको क्या बनाना है, हमको एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो देखो ये एक बैटरी हमने लगाई, एक स्विच भी लगा लेते हैं यहां पे साथ में, ये एक स्विच हुआ, ये एक बल्ब, और फिर ये हमने एक सर्किट को अपना कर दिया कंप्लीट। ये हमारी बैटरी है, या फिर इसको सेल हम बोल रहे हैं। सेल का कॉम्बिनेशन ही आपका बैटरी होता है। ये हमारी बैटरी, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा स्विच है, ये हमारी कनेक्टिंग वायर्स हैं इसके अंदर, और ये हो गया हमारा बल्ब। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इस डायग्राम के अंदर कोई भी सिंबल ही सिर्फ यूज किए हैं, यूं का यूं कंपोनेंट वाइज हमने इसको नहीं दिखाया है। तो हमने सब के सिंबल यूज किए हैं। ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये बैटरी है, ये स्विच का सिंबल होता है। इसी के अंदर मैं आपको करंट की डायरेक्शन के बारे में और बताता हूं कि करंट की डायरेक्शन कैसे कैसे होगी। इसमें जब करंट चलेगा तो कैसे कैसे चलता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, दो तरीके से हम करंट की डायरेक्शन को पढ़ते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट, और एक होगा कन्वेंशनल करंट। एक होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक होता है हमारा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। ये देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो ये हमारी वायर, और इस वायर में बहुत सारे चार्जेस हैं, यहाँ पे स्विच भी लगा हुआ है, और ये हमने एक बैटरी यूज कर ली इस तरीके से। अब बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस पड़े हुए हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से शो कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज से समझना, और प्रोटॉन को आप पॉजिटिव चार्ज से समझ लो, या फिर मैं नेगेटिव पॉजिटिव ही लिख लेता हूँ इसको। ये नेगेटिव चार्जेस हैं आपके, और ये हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो आपको पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है आपकी। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे ना। कब? जब हमारा सर्किट जो है वो क्लोज होगा। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आते हैं, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो इस तरीके से जा रहा होता है। पॉजिटिव चार्ज आपका यूं चलता है, आपका नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आएगा, लेकिन पॉजिटिव की डायरेक्शन ये होती है। पॉजिटिव चार्ज आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, फिर यूं करके यूं जाएगा इस तरीके से। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव चार्ज है, वो यहां से यहां पे आएंगे, इस तरीके से वो रिवोल्यूशन करने वाले हैं आपके। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से इन नेगेटिव चार्जेस का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से जो करंट हमारा बन रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट बन रहा है उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। तो जो हम करंट की डायरेक्शन को मानते हैं वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ही देखते हैं हमेशा ही। कभी भी ऐसा नहीं करते हम कि करंट की डायरेक्शन क्या है, कि इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से जा रहा है, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है इलेक्ट्रॉन आपका यूं। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल करंट से देखते हैं। तो कन्वेंशनल करंट मतलब डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो मैं करंट की डायरेक्शन में सिंपल से एक लाइन लिख सकता हूं कि डायरेक्शन of positive charge
इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब डायरेक्शन करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और कन्वेंशन का मतलब ये होता है जो हम आमतौर पे यूज करते हैं। तो ये कन्वेंशनल करंट है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन ही कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। ओके, अब डायरेक्शन आ गई है करंट के पास, लेकिन फिर भी हमने इसको, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या था ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के आने से ही, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के आने से ही आपकी कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनती है। उसके लिए और भी रूल्स होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उन सभी रूल्स को भी अगर कोई क्वांटिटी फॉलो करती है डायरेक्शन होने के साथ साथ, तभी हम उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, वरना फिर वो स्केलर की या फिर किसी और कैटेगरी में ही रखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट के पास डायरेक्शन तो है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, लेकिन ये वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर एडिशन, वेक्टर के कुछ रूल होते हैं वेक्टर को डील करने के, तो उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it does not follow the vector addition laws या फिर रूल्स, इसीलिए ऐसा नहीं है। ओके, आगे पढ़ते हैं कुछ। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसी से रिलेटेड मैं आपको एक कंसेप्ट भी बताना चाहता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स contribute to 1 coulomb चार्ज। क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है ई। ई से हम उसको डिनोट करते हैं, ई फॉर एलिमेंट्री चार्ज। ये एलिमेंट्री चार्ज है आपका, ई बेसिक फंडामेंटल चार्ज हम इसको बोलते हैं। इससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कम से कम चार्ज है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, माइनस ई चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो माइनस ये वाले टर्म, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज हमारा होता है। अब किसी भी क्वांटिटी के पास जो चार्ज होने वाले हैं वो इसी के मल्टीपल्स होंगे, आपके इसी के मल्टीपल होने वाले हैं चार्जेस। जैसे या तो किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या फिर 5 गुना चार्ज उसके ऊपर होने वाला है। ओके, तो जो टोटल चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आने वाला है वो इस एलिमेंट्री चार्ज का ही कुछ इंटीजर मल्टीपल होगा। यहाँ पे n आपका इंटीजर मल्टीपल है कि भाई जैसे ही आप किसी भी मटेरियल पे चार्ज देखना चाहते हो तो वो क्या होगा, आप उसके ऊपर चार्ज आने का तो यही मतलब है कि उसके पास या तो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर आपके प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक प्रोटॉन के ऊपर इतना ही चार्ज होता है। प्रोटॉन पे आपका प्लस ई चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई और प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज होता है आपका। तो इन्हीं
ये बेसिक है आपके चार्जेस, बिल्कुल इन्हीं के मल्टीपल होने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 1/2e चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, तो आप बताओगे नहीं कर सकता, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट थोड़ी कर सकता है। क्या 3.5e एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। इसका मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2 इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन। तो हाफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1e चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2e, 3 है तो 3e, एंड 5 है तो 5e चार्ज होगा आपका। तो इसको मैं जर्नलाइज करके 1 2 3 5 4 को n लिख दिया मैंने, जहां पे n हमारा एक इंटीजर है। तो यहाँ पे n हमारा इंटीजर, और यही इस क्वेश्चन के अंदर हमको निकालना है। तो बोला गया कि कितना चार्ज है? 1 कूलम चार्ज है। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, ये नहीं पता, ये निकालना है। और ये इंटू ई। अब इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? n इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय ई। तो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6, ई की वैल्यू हम रख रहे हैं, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो 6.25 10⁻18 ये एक नंबर आता है, क्योंकि यूनिट से तो यूनिट कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पे ई की वैल्यू हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रखा, और यहाँ पे ऊपर एक कूलम था, कूलम से कूलम कैंसिल हुआ, एक नंबर बचा सिर्फ ये। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तब जाके आपका 1 कूलम चार्ज बन जाएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये दो टर्म आपकी होती है, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस भी हमको समझना है क्या होता है, और इनकी डेफिनेशन वाइज भी हम देखते हैं। अभी हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया था, सर्किट बनाया था, मैं फिर से बना लेता हूं इसको। सिंपल सा ये कोई सर्किट, आपने देखा कि इस बल्ब के अंदर या इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह तो पड़े हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को चलवाने के लिए बैटरी को कुछ काम करना पड़ेगा, बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा, और उसी वर्क के कारण, उसी बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी के कारण आपके चार्जेस यहां से यहां चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है आपका चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करना, एक टाइप से चार्जेस को एनर्जी देना, धक्का मारना कुछ ना कुछ, कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पड़े हैं यहाँ पे पहले ही, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही बहुत होते हैं, बस उनको चलवाना होता है। तो चलवाने के लिए हमको एक एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, एक वर्क डन की जरूरत है। तो ये बैटरी कुछ ना कुछ काम करने वाली है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या चार्जेस के ऊपर, और उसी वर्क डन को हम पोटेंशियल इस टर्म से कनेक्ट करना चाहते हैं। उसी टर्म को आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल बताएगा कि बैटरी कितना काम करती है एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके आने में, यहां से लेके यहां तक आने में, या फिर कहीं से भी कहीं जाने में बैटरी को कितना काम करना पड़ता है किसी भी एक चार्ज को लेके जाने में। तो इसको कौन डिफाइन करेगा? इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने वाला है आपका। देखते हैं क्या होगा अब। तो हमने क्या देखा कि यहां पे एक चार्ज है कोई हमारा कैपिटल क्यू चार्ज, यहां पे बना लेते हैं इसको। ओके, और ये कोई पॉइंट मान लेता हूं मैं P, और एक ये पॉइंट मैंने मान लिया R पॉइंट। तो मैं किसी चार्ज को, कोई भी चार्ज, एक और चार्ज ले लेता हूं मैं, ये आपका चार्ज स्मॉल q पॉजिटिव है, ये भी आपका चार्ज।
ये चार्ज हमारा कहाँ रखा है, हमारा चार्ज रखा है R पे, और इस R से इसको कहां लेके आना है, इस R से इसको P पॉइंट पे लेके आना है हमको। तो देखो क्या होगा, जैसे ही हमारा पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा होगा, ये R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका रखा हुआ है, तो ये वाला चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो रिपल्शन होगी तो इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है। ओके, तो जैसे ही मैं इसको यहां से यहां लेके आऊंगा तो मुझे तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, हमको तो एक एक्स्ट्रा फोर्स इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो ये रिपेल हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो हमको क्या करना पड़ा, तो हमको इस तरफ लेके आने के लिए, इसको R पॉइंट से P पॉइंट तक लेके आने के लिए हमको एक वर्क करना पड़ता है। आप देख सकते हो वर्क का फॉर्मूला 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही कुछ होता है, प्रॉपर फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली होता है। तो क्या हुआ कि क्या मैंने फोर्स लगाया इसको यहां से यहां तक लेके आने में, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, यहां से यहां तक लेके आने में हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। और क्या हमने डिस्प्लेसमेंट किया, तो R से लेके P तक डिस्टेंस भी दिख रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका हो रहा है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ा, हमको फोर्स भी लगाना पड़ा, तो डेफिनेटली हमको एक वर्क तो करना पड़ा, तो वर्क डन हमको करना पड़ा। और यही वर्क डन जब हम किसी चीज के ऊपर काम करते हैं ना, वर्क हम किसी चीज के ऊपर करते हैं, तो वही वर्क डन एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है उसके पास, वही वर्क डन उस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल लेके देखो कि ये एक मार्कर है जो अर्थ के ऊपर है, और अगर मैं इसको अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, तो आपको पता है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ओके, तो अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही थी नीचे की तरफ, ठीक है, लेकिन मैं इसको ऊपर की तरफ लेके गया, मैंने फोर्स लगाया एक अपोजिट, अट्रैक्टिव फोर्स के अपोजिट। ओके, मैंने फोर्स लगाया, मैंने डिस्प्लेसमेंट भी करी, और इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, यहां से यहां तक उठा दिया, mgh एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो हमने क्या किया, एक फोर्स के अगेंस्ट, नीचे अर्थ का फोर्स था, फोर्स के अगेंस्ट हमने एक डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स लगाया, वर्क डन किया, और वो वर्क डन इस मार्कर के अंदर mgh पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। ऐसा ही कुछ यहां है कि ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा था, लेकिन इस फोर्स के अगेंस्ट मैंने एक काम किया, हमने एक वर्क डन किया, तो वही वर्क डन इसमें किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाने वाला है। और यही एनर्जी काम आएगी किसके अंदर, उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में, हमारी बैटरी के अंदर यही एनर्जी हमारी होती है। ओके, तो यहां से हमने क्या किया, Q चार्ज को यहां से यहां तक ले आए, और हमको क्या करना पड़ा, W वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। तो हमको एक वर्क करना पड़ा, कितना चार्ज लेके आए थे, Q कूलम चार्ज लेके आए थे, और W हमको वर्क करना पड़ गया। अगर मैं 1 कूलम चार्ज लेके आता, पॉजिटिव है ये आपका, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव ही रखना आप इसको, टेस्ट चार्ज इसको हम बोलते हैं। तो 1 कूलम अगर मैं चार्ज लेके आता तो मुझे कितना वर्क करना पड़ता, तो W/Q इतना सारा वर्क करना पड़ता, और यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V या जो भी आप करना है, V से आप इसको डिनोट कर सकते हो, V से हमने इसको डिनोट किया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपके 2 पॉइंट ले लिए मैंने, एक R पॉइंट, एक P पॉइंट। तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को लेके आने में, और वो चार्ज कितना होना चाहिए, वो चार्ज होना चाहिए आपका 1 कूलम, ठीक है। तो 1 यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में हमको एक वर्क करना पड़ा,
और उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मैं पोटेंशियल के बारे में भी बताना चाहता हूं अभी आपको, पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो आप। देखो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां था और मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव आपस में रिपेल कर रहे हैं। मैं इस चार्ज को इतनी दूर ले लेता, जैसे मान लेते हैं इस R पॉइंट को अगर मैं यहां ले लेता और यहां पे मेरा प्लस Q चार्ज रखा होता, तो ये डिस्टेंस क्या पता इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस मैंने ले ली और यहां तक, तो यहां से मैं इसको यहां तक लेके आ रहा हूं, लेकिन मैंने देखा ये एक बाउंड्री मैंने बनाई है, इस बाउंड्री से बाहर तो हमारे इस चार्ज का अफेक्ट ही नहीं है। इस चार्ज का जो अफेक्ट है, ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा था, ये अंदर ही कर रहा था, इसी बाउंड्री के अंदर कर रहा था, लेकिन ये वाला चार्ज हमने बाउंड्री से बाहर ले लिया। इसको हम बोलते हैं कि R जो पॉइंट है वो हमने इनफाइनाइट ले लिया, इंफिनिटी पे ले लिया, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन अलग है और ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके इस फील्ड के अंदर है, ये एक फील्ड बना हुआ है, एक रीजन बना हुआ है। इस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एक चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन, एक चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे उस फील्ड की, उस चार्ज की प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। यहां रखो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, यहां रखो इसको रिपल्शन हो रही है, ठीक है, यहां रखो, कहीं भी रखो, यहां पे हर जगह रिपल्शन मिलती ही मिलती है, लेकिन आपने यहां रखा, रिपल्शन नहीं हुई, इसका मतलब हम फील्ड के बाहर चले गए हैं, तो यहां तक ही आपका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अंदर की बात करनी है हमको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में हमको एक वर्क करना पड़ता है, कितने चार्ज के ऊपर, +1 यूनिट चार्ज के ऊपर। उसी वर्क डन को, पर यूनिट चार्ज वाला वर्क डन, हम उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस हमेशा दो चीजों के बीच में निकलता है, तो दो पॉइंट के बीच का है ये डिफरेंस आपका, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो यहां पे पोटेंशियल सिर्फ एक पॉइंट की ही प्रॉपर्टी होती है, दो पॉइंट नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस आपकी दो पॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो अगर इसी डेफिनेशन को इस तरीके से चेंज किया जाए कि अगर किसी चार्ज को, और ये चार्ज कितना होगा आपका 1 कूलम, +1 कूलम, तो किसी +1 कूलम चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज को आप इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे ले आते हो, इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आते हो जो कि फील्ड के अंदर है, फील्ड के अंदर वाले पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है। तो यहां भी वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और इस वर्क डन को, यहां पे जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका नाम होता है। तो ये हुआ हमारा पोटेंशियल। तो ये सिर्फ एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आए तो जो वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इंफिनिटी से एक पॉइंट पे आते हैं तब जो वर्क करना पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल है आपका, ठीक है। और यहां से पोटेंशियल का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी आप V से ही डिनोट करते हो। फॉर्मूला भी बन के आ रहा है कि क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ये तो आपका, ठीक है। यहां से फॉर्मूला भी बन रहा है, तो मैं एक बार दोनों को लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं इन दोनों की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड as the work done on unit charge पॉजिटिव है आपका, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज फ्रॉम मूविंग इट इन मूविंग इट, लिखो यहां पे, इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर
इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट चार्ज पे किया गया वर्क डन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सॉरी मैं पोटेंशियल की डेफिनेशन बता रहा था, तो फ्रॉम वन पॉइंट नहीं, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, पोटेंशियल है ना सिर्फ आपका, फ्रॉम इंफिनिटी टू वन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ, और इस पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट, सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज बन रहा था। यहां से अगर इसकी यूनिट की बात करी जाएगी तो यहाँ पे आप देखना वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम इसकी SI यूनिट है। अगर मैं इसका नेचर की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि आपको पता है वर्क डन ही तो है एक टाइप का, और वर्क डन खुद ही एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती आपकी, ये एक स्केलर क्वांटिटी आपकी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो ये बस यही हो जाएगा, इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन +1 या फिर पॉजिटिव यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट to another in electric field। और इसकी भी जो यूनिट वगैरह है सेम ही होगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी सेम ही है आपका, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, आपकी यूनिट रहेगी जूल पर कूलम। और ये जो जूल पर कूलम है आपकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है जूल पर कूलम, ये भी बहुत बार यूज होती है। इसको हम वोल्ट से डिनोट करते हैं, तो इसको वोल्ट भी बोलते हैं। तो वोल्ट को मैं कैपिटल V से डिनोट करता हूं, ये आपकी वोल्ट हुई, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट भी वोल्ट है, पोटेंशियल की भी वोल्ट ही होगी, क्योंकि ये डिफरेंस है ना, दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हुआ ये, ठीक है। तो जैसे अगर आप लेंथ में से लेंथ को माइनस करते हो तो लेंथ ही बचती है, तो इसी तरीके से पोटेंशियल में से पोटेंशियल का डिफरेंस देखोगे तो भी पोटेंशियल ही बचेगा। तो ये पोटेंशियल ही, इसकी यूनिट भी वोल्ट ही रहेगी आपकी, ओके। तो ये इसकी यूनिट की बात हुई है, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो होगा ओम्स लॉ। अब हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था वो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और हमने देखा कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये होता है आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट हमने पढ़ी थी वोल्ट, तो ये हमने इसकी यूनिट पढ़ ली पोटेंशियल डिफरेंस की। अब हमको ये बात भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था वो वर्क डन जो एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में करना पड़ता था हमको वर्क डन। तो बैटरी यही काम आपका करती है, बैटरी आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है किसी भी कंडक्टर को। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ,
उसी पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करेगी वो बैटरी, एक वर्क करेगी, और वो वर्क फिर आपका उन चार्जेस को चलवाने के लिए क्या करवाएगा, एक एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाला है। ठीक है, तो जैसे हमने ये देखा, ये हमारे पास एक सेल या फिर इसको बैटरी बोल दिया मैंने, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, और ये हमने सॉरी यहां पे मैंने एक लगाया बल्ब, और इसके अंदर करंट चल पड़ा। वो करंट कितना चल पड़ा, आई। और यहां पे जो बैटरी है ना, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस, ये वाला टर्मिनल और ये वाले टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया है, वो बता दिया गया है आपको V, कि ये इन दोनों बैटरी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। जैसे आपने सुना होगा कि आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की है, ये जो छोटा सेल आता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। तो ये जो वोल्टेज है इसका मतलब यही होता है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, कि वो बैटरी कितनी एनर्जी प्रोवाइड करने वाली है हमारे किसी भी रजिस्टर को, या फिर अप्लायंस जो हम यूज करते हैं, हमारे बल्ब को, हमारी एलईडी को, हमारे पंखे को। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट है, V वोल्ट का है। ओके, अब हमने क्या किया, अगर मैं यहां पे, ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पे बड़ी बैटरी लगा देता हूं, अगर मैं यहां पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी यूज कर लेता हूं, मतलब मैं 5 वोल्ट की बजाय एक बड़ा सेल यूज कर लेता हूं, 10 वोल्ट वाला सेल यूज कर लेता हूं, तो करंट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा करंट यहां पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, या फिर ओम्स लोग क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मैं यहां पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी अप्लाई करता हूं, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका V ज्यादा रहेगा, तो आपका अपने सर्किट में, जो अपना सर्किट है उसके अंदर करंट ज्यादा बनने वाला है। ओके, जैसे आप इस पोटेंशियल को, ये जो बैटरी के टर्मिनल के बीच में जो मैं पोटेंशियल बता रहा हूं, इसको लोकल लैंग्वेज में आप बैटरी के साथ कनेक्ट रखना, फिर आपको आइडिया होता रहेगा ये क्या चीज की हम बात कर रहे हैं। तो मैं बार बार वोल्टेज वर्ड यूज कर रहा हूं, तो बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट, जैसे आपके घर में जो इन्वर्टर होता है उसके साइड में बैटरी जो रखी होती है वो 12 वोल्ट की होती है। आपका जो सेल होता है, एक छोटा सा सेल, ये वाला सेल, ये आपका 1.5 वोल्ट का होता है। एक आपने वो सेल देखा होगा इस तरीके से, यहाँ पे ऊपर 2 टर्मिनल होते हैं, आप कुछ डिवाइस वगैरह बनाते हो, अपने साइंस के प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो, ये वाली जो बैटरी है वो 9 वोल्ट की होती है। तो ये 1.5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये सब क्या बता रहे हैं, वोल्टेज को बता रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहे हैं। इन दो पॉइंट के बीच का, बैटरी का एक टर्मिनल और बैटरी का दूसरा टर्मिनल, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताया जा रहा है यहाँ पे। तो बड़ी बैटरी लगाओगे मतलब ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे, करंट ज्यादा बनेगा अपने सर्किट में। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ हमारा ये कहता है। लेकिन कुछ कंडीशन भी है इसकी, कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं V को बढ़ाने से I बढ़ जाता है, सिंपल सी इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपका पोटेंशियल आप ज्यादा करने वाले हो तो करंट भी ज्यादा होगा, ज्यादा करंट होगा तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, ये कुछ मतलब है। और इसका उल्टा भी यहां पे होता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये दोनों ही टर्म यहाँ पे ठीक होती हैं। जब मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो मैं इसका यूज करता हूं, ऊपर वाले का एक कांस्टेंट आ जाएगा, आपको पता है। ये प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन जब हटाएंगे तो नीचे वाला क्यों नहीं यूज किया फॉर्मूला बनाते टाइम, ये भी बच्चे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इसकी भी कर लेंगे हम बात। एक बार ये फैक्टर आने दो, जो फैक्टर आने वाला है उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया, ओम्स लॉ ने बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कीपिंग, या फिर मैं प्रॉपर लिख ही देता हूं, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ स्टेट that potential difference is directly proportional to electric current
कीपिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज या ऑल अदर फिजिकल फैक्टर्स कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह और टेम्परेचर वगैरह को हम अगर कांस्टेंट रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो होती है। अगर मैं करंट को डबल करता हूं तो ये भी डबल हो जाता है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करता हूं तो यहां भी करंट आपका डबल हो जाना चाहिए। ये इसका मतलब हुआ। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं इसी इक्वेशन को। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और यहां एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट का नाम हमने रख दिया है R और इनटू I। यहां पे ये जो R है आपका, ये एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम होता है रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट क्या है आपका, रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस क्या होती है इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप ये समझ लो कि अलग से पढ़ेंगे ये रेजिस्टेंस वाला टॉपिक, लेकिन आप समझ लो कि करंट को अपोज करने वाला ये फैक्टर होता है आपका। ठीक है, जब आपके चार्जेस इस वायर में चल रहे हैं, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इस पूरी वायर में चल रहे हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी कंडक्टर में, बहुत ही ज्यादा। जब वो चलते हैं तो आपस में कोलिजन होता है उनका। कोलिजन जब होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, आपकी वायर गर्म हो जाती है और उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, आपके चार्जेस आगे की तरफ जाने में उनको दिक्कत आती है। तो चार्जेस जब तक चलते रहेंगे तो करंट बनता रहेगा, लेकिन चार्जेस को आगे जाने में अगर दिक्कत हो रही है कोलिजन के कारण, इसका मतलब करंट को चलने में दिक्कत हो रही है। तो यहां से यही फैक्टर निकल के आता है कि रेजिस्टेंस जो है ना, वो ऐसा फैक्टर होता है किसी भी मटेरियल का, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की जो करंट को अपोज करती है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, करंट अपोजिंग फैक्टर है। अलग से बात करेंगे इस रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस निकालता हूं, आर निकालता हूं, तो क्या बना, V अपॉन आई बना। और अगर इस रेजिस्टेंस की यूनिट आपको बनानी है तो इसकी यूनिट क्या बनने वाली है, V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं वोल्ट में नापता हूं, करंट को मैं एम्पियर में मापता हूं। तो यहां से वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट बन गई। और इस वोल्ट पर एम्पियर को, रेजिस्टेंस भी बहुत बार यूज होता है, इसको हम बोलते हैं ओम। ओम से इसको डिनोट करते हैं हम। ओके, और इस ओम के लिए हमने एक सिंबल बनाया हुआ है, ये वाला सिंबल, ओमेगा का सिंबल होता है। तो ये हम यूज करेंगे सिंबल ओम। जैसे मैंने लिखना है रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो 5 ओम को इस तरीके से लिखा जाएगा, 5 ओम। आप ऐसे भी लिख सकते हो OHM करके, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है ये भी। तो ये आपकी रेजिस्टेंस हुई। रेजिस्टेंस की यूनिट हमने यहां से निकाली। रेजिस्टेंस क्या हुआ, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट हुआ। अगर मुझे यहां से रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है फॉर्मूला वाइज, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज वोल्ट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट एम्पियर या पर यूनिट करंट। ओके, ये हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट चलता है, अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट चलता है, तो आई की बजाय आप 1 रखोगे तो R इजिकल टू वी बना, R इजिकल टू वी बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर 1 एम्पियर करंट चलता है, तो जितनी वोल्ट की बैटरी लगाई है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यही हमारी रेजिस्टेंस हुई मैथमेटिकली। ओके, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं, रेजिस्टेंस का फैक्टर क्या है। अब एक चीज और यहां पे पढ़नी है। देखो यहां पे ये फॉर्मूला हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर मैं V और I के बीच का ग्राफ अगर बनाता हूं तो देखना क्या होगा,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो हमने अभी पढ़ा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो एक तरफ हमने ले लिया हमारा V और एक तरफ ले लिया हमने I करंट इस तरफ ग्राफ में और इस तरफ आपका पोटेंशियल डिफरेंस V। तो दोनों के बीच अगर देखेंगे तो हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के दोनों। ओके, अगर आपका यहाँ पे V बढ़ता है तो I भी बढ़ जाएगा, यही मतलब हुआ इसका। और अगर I बढ़ता है तो V भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि V के बढ़ने से I बढ़ रहा है और देखो नीचे वाले फैक्टर का मतलब क्या है। नीचे वाले फैक्टर का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा है तो करंट बनेगा ज्यादा, मतलब ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो करंट ज्यादा बनेगा। ठीक बात है, समझ आता है। ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाएंगे करंट ज्यादा बनेगा। ऊपर वाला फैक्टर कहता है कि करंट अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा है। इस बात को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी कि करंट के ज्यादा होने से बैटरी की वोल्टेज कैसे बढ़ जाती है। अगर करंट ज्यादा है तो बैटरी की वोल्टेज कैसे बढ़ जाएगी? ऐसा तो नहीं होता है, बैटरी तो जितनी है उतनी ही वोल्ट की होती है। लेकिन इस बात का कुछ अलग मीनिंग होता है, ये अभी समझना थोड़ा मुश्किल है। एक दो चीजें और हम जब पढ़ लेंगे रेजिस्टेंस के बारे में तब ये बात हमारी क्लियर हो जाएगी बिल्कुल आसानी से। ओके, तो ये हमने देखा, ये हमारा ग्राफ बन रहा है V और I के बीच का। अगर इसी ग्राफ का मैं स्लोप निकाल दूं, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट थीटा। जैसे मैं कोई भी यहां से लेके यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेता हूं, इतना सारा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हूं, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस आपका पोटेंशियल आपका V1 मान लेते हैं और यहां पे मान लेते हैं V2। मतलब यहां से यहां तक कुछ वोल्टेज को मैंने चेंज कर दिया, V1 से V2 कर दिया, तो मैंने कुछ चेंज कर दिया वोल्टेज को। करंट भी चेंज हो गया आपका, करंट आपका I1 से I2 हो गया, करंट भी तो बढ़ गया ना आपका। ठीक है, तो सिर्फ इस ट्रायंगल के बारे में देखो, ज्यादा फिगर को कॉम्प्लिकेट ना करके। ये लाइन रब करता हूं मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई भी इंटरवल लिया हुआ है बस, और यहां पे इस तरीके से एक ट्रायंगल टाइप मैंने बनाई है कि मैं इतने सारे पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने V बढ़ा दिया तो यहां से यहां तक का I हमारा बढ़ गया यूं। ठीक है, अब इसको बेस लाइन मान लेते हैं अपन, और बेस लाइन के साथ हमारा जो ग्राफ का कर्व आया हुआ है उसने एक एंगल बनाया हुआ है यहाँ पे थीटा। ठीक है, और यहां से हम देख पा रहे हैं कि एंगल के सामने हमारा होता है परपेंडिकुलर और नीचे होता है हमारा ये बेस 90, और एंगल के साथ वाला बेस होता है। तो ये जो स्लोप है ना, इस स्लोप को निकालने के लिए हम यूज करते हैं टेंजेंट थीटा। ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, टेंजेंट थीटा और स्लोप क्या चीज होता है। तो स्लोप किसी लाइन का किसी दूसरी लाइन के ऊपर इंक्लिनेशन को बताता है कि कितनी उसके ऊपर ये प्रोजेक्टेड है, ये लाइन कितनी इससे ऊपर उठी हुई है, तो इस टर्म को बताता है। तो टेंजेंट थीटा अगर इस ट्रायंगल में हम निकालते हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस बनता है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर तो ये है, और ये क्या आपका ये है। यहाँ पे यहां से यहां तक V1 से V2 मैं पोटेंशियल को इंक्रीज किया था, तो मैंने मान लिया पोटेंशियल को इंक्रीज किया V। बेस क्या है? बेस ये है, तो I यहां से यहां इंक्रीज हो गया इतना सारा। तो कितना इंक्रीज हो गया? I इंक्रीज हो गया। तो मैंने निकाला स्लोप जो कि टेंजेंट थीटा होता है, और वो V अपॉन I आ रहा है। और V अपॉन I तो अभी हम पढ़ के आए हैं, V बाय I हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ये तो हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर। तो R यहां से निकालोगे तो V बाय I ही आने वाला है, तो ये हुआ R रेजिस्टेंस।
तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ gives resistance of the conductor तो VI ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस आपको देगा। ठीक है, अब लास्ट में बात कर लेते हैं इस VI और IV की एक बार और। अब वो बच्चे क्या पूछते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर मैं यहां कांस्टेंट लेता हूं तो फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू IR या RI। अगर यहां कांस्टेंट ले लिया जाता तो कुछ ऐसा बनता। तो यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता I/V और यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन रहा है V/I। और ओम्स लॉ कहता है कि ये वाला स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमने कांस्टेंट इसको लेके क्यों नहीं लिया, बात ये है। लेकिन ऐसा नहीं है आपका, अगर मैं इसको लेके कांस्टेंट बनाता तो कांस्टेंट की वैल्यू r की बजाय 1/r आ जाती ना। फिर ये कांस्टेंट ऐसा नहीं है कि हमने अपनी तरफ से मान लिया है, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको एक्सपेरिमेंटली कुछ ना कुछ करके, तब जाके इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकलती है आपकी। ठीक है, एक दो केस को छोड़ के जब हम कोई नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं ना फिजिक्स में, जैसे मान लेते हैं आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और यहां पे आप ले आए एक कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को फिर आप कर देते हो 1, अपनी मर्जी से आपने 1 कर दिया। तो यहां फोर्स को मैं डिफाइन कर रहा था फर्स्ट टाइम, फोर्स को मैं पहली बार डिफाइन कर रहा था फिजिक्स के अंदर, इसीलिए उस टाइम पे जब कोई क्वांटिटी फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है उस क्वांटिटी का, तब जाके मैं कांस्टेंट को 1 मान सकता हूं। उसके बाद अगर ये फोर्स कहीं यूज होगा तब हम इसको 1 नहीं मान सकते हैं। तो यहां भी ऐसा नहीं है कि हमने अपनी तरफ से कुछ मान लिया, इसकी वैल्यू निकाली होगी हमने। अगर मैं इस फॉर्मूले को लेके वैल्यू निकालता तो यहाँ पे कांस्टेंट r नहीं आता, यहाँ पे कांस्टेंट की कुछ और वैल्यू आती, जैसे वो कोई कांस्टेंट आ जाता आपका k, और उस k की वैल्यू फिर 1/r आ जाती। तो इस k की वैल्यू अगर मैं 1/r रखता हूं और यहां से r निकालूंगा मैं, तो फॉर्मूला वही बनेगा ना वापस से V/I। ठीक है, तो हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिया है, ये सब मैथमेटिकल फॉर्म से ही आए हुए हैं। तो किसी से भी बनाते आप फॉर्मूला एक ही बनता, ये आपका ओम्स लॉ है। ओके, बाकी अब रेजिस्टेंस की बात अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।